नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो राहुल गांधी एज अ नेता विपक्ष मुझे बोलना है। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मित्र मुझे पूछते हैं कि राहुल गांधी क्या करने निकले। आपको याद होगा कि इसी हफ्ते में कहीं गुजरात में उन्होंने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका एक बड़ा सम्मेलन किया। उनकी बहुत सारी निंदा की। जो बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे, जिनको राहुल गांधी आधे लोगों को गद्दार बोल रहे थे। एक अजीब बात ऐसी है कि अगर उस सम्मेलन में बैठे हुए कांग्रेस के जो नेता है, पदाधिकारी है, उसमें से आधे गद्दार है, तो उनको तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो तो तालियां बजा रहे थे। तो राहुल गांधी क्या करने निकले? किसी भी पार्टी में आपको याद होगा कि वो चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट था, वो आखिरी आखिरी टप्पे में आखिरी पादान पर फेल हो गया था। तो जो शिवम या कैसे नाम के जो हमारे फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो रो पड़े। मोदी ने उनको नजदीक लिया, उनका उनके कंधे पर, मोदी के कंधे पर अपना सर रख के वो साइंटिस्ट रो पड़े थे। मोदी ने पीठ थपथपाकर उनकी उनको समझाया था, मोटिवेट किया था। हार गए इसलिए गालियां नहीं दी थी, उन पर आरोप नहीं किए थे। क्या कर रहे थे? सरकार का इतना पैसा जा रहा है, तुम क्या कर रहे थे? इतना भी काम ढंग से नहीं करते। ये बात प्राइम मिनिस्टर बोल सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको गालियां ना दी, ना उनकी निंदा की। दूसरी बात आपको याद होगी, जब लिमिटेड ओवर्स का कहते वर्ल्ड कप की मैच अहमदाबाद में हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। और एक भी पूरी टूर्नामेंट में जो इंडियन टीम एक भी मैच नहीं हारी थी, वो उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो हारने के बाद मोदी जी इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे और पूरे के पूरे भारतीय टीम को उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की थी। तुम अच्छे खेले हो, ठीक है, एक मैच हार गए, कोई बात नहीं, बहुत सारे मैचेस होने हैं। एक मैच हार गए इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। अगले मैच के लिए, अगले खेल के लिए तैयारी तैयारी करो। इस ढंग से उनको प्रेरणादायी बातें मोदी ने की थी, मोटिवेट करने की कोशिश की थी। और ये बात मोदी जी हमेशा करते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव मोदी जी ने जीता था, परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे मोदी। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण किया था। वहां से आज तक किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव जीते या लोकसभा चुनाव जीते, हर बार कार्यकर्ता शाम को पार्टी के मुख्यालय में आते हैं और उस चुनाव के नतीजे के दिन जहां जीत गए या हार गए, मोदी वहां पहुंचते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते, ना कि डिमोरलाइज करते। कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। तो क्रिकेटर हो, साइंटिस्ट हो या अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप की वो क्वालिटी होती है। और जब लीडर ऐसा होता है तो हारने वाली बाजी भी जीतने की जिद, हिम्मत उसके फॉलोअर में, कार्यकर्ताओं में आ जाती है। अगर ये बात हम समझ ले और इसी मापदंड से, इसी मेजर से राहुल गांधी से मोदी की तुलना करें और गुजरात के लीडर्स, पदाधिकारी, उनके सामने राहुल गांधी का भाषण हम ताड़ने की कोशिश करें, तो हमारे समझ में आएगा कि राहुल गांधी अपने ही कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी नई तरीके से पार्टी खड़ी करना चाहते हैं। अगर खड़ी करनी है पार्टी,
पार्टी को और कार्यकर्ता को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो उसको हिम्मत देनी पड़ती है, ना कि उस पर आरोप करने। राहुल गांधी वहां बैठे जो कुछ 1,000 2,000 3,000 लोग होंगे, उनमें से आधे लोगों को गद्दार बोलते हैं, तो वो मोटिवेट हो गए, तालियां तो बजाई गई। लेकिन अगर उसमें आधे लोग गद्दार है तो गद्दार भी तालियां बजा रहे थे। तो पूछा यह गया कि राहुल गांधी क्या करना चाहते। राहुल गांधी, एक और बड़ी एक बात है, एक हमारे देश में जो विश्लेषक है, एनालिस्ट है या पत्रकार संपादक है, वो एक थियरी हमेशा पेश करते कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई तगड़ा गठबंधन या अपोजिशन खड़ा करना है तो वो कांग्रेस के बिना खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी के बाद ऑल इंडिया पार्टी है। हर राज्य में, हर जिले में कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी है। बाकी सब पार्टियां ज्यादा से ज्यादा एक दो स्टेट में, राज्य में है। ऑल इंडिया तो उनका फुटप्रिंट है नहीं। बात तो सही है, लेकिन ऑल इंडिया बीजेपी को अल्टरनेटिव खड़ा करना है। इसलिए अगर कांग्रेस को ही अगुवाई करनी है तो बीजेपी के पहले ऑल इंडिया पार्टी कौन थी? बीजेपी तो अभी अभी 10 साल में, 10 12 साल में बीजेपी मानो नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी बन गई है। और वही कांग्रेस, बीजेपी आज भी आंध्र हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरला हो, ऐसे राज्यों में बिल्कुल दुबली पार्टी है। उस राज्य में कांग्रेस से भी बीजेपी दुबली पार्टी है, वीक पार्टी है। लेकिन 70 साल पहले, 50 साल पहले, 40 20 साल पहले हम जाएंगे तो कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी थी और बीजेपी कुछ 10 12 राज्यों में एक तगड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी। लेकिन हम 40 50 साल पीछे जाएंगे तो आज की बीजेपी और उस समय की कांग्रेस एक जैसी है। पूरे देश में, हर राज्य में कांग्रेस एक तगड़ी पार्टी हुआ करती थी और उसके खिलाफ ऑल इंडिया हो या राज्य में हो, अलग अलग पार्टियां गठबंधन करती थी। उसमें से एक पार्टी थी बीजेपी। 80 में बीजेपी बनी, उसके पहले 77 में उसका विलय हो गया था जनता पार्टी में। उसके पहले जो जनसंघ था, आरएसएस की पॉलिटिकल ब्रांच, वही आगे चलकर बीजेपी बनी। तो वो बीजेपी भी कुछ 5 6 राज्यों में एक तगड़ी पार्टी थी। मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, गुजरात नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ऐसे गिने चुने राज्य थे जहां बीजेपी एक तगड़ी स्टेट पार्टी थी। और कुछ 4 5 राज्य ऐसे हो गए, महाराष्ट्र होगा, शायद मध्य प्रदेश होगा, या सॉरी राजस्थान होगा, ऐसे बिहार में थोड़ी ताकत थी बीजेपी। लेकिन 85 से लेकर आज तक बीजेपी जैसे फैलते गई, तो क्यों गई? उसके पीछे क्या प्रोग्राम, क्या योजना थी बीजेपी? उसी ढंग से बीजेपी ने आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस को अल्टरनेटिव बन के खड़ा होना है ये तय किया, उसकी योजना बनाई और उसको, उसका अमल करते करते आज बीजेपी मेनस्ट्रीम पार्टी हो गई है और कांग्रेस 2 नंबर की नेशनल पार्टी बन। तो कांग्रेस को पहले सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इतनी मरती क्यों गई है, घटती क्यों गई है, और बीजेपी बढ़ती क्यों गई है। तो जितनी जानकारी मुझे है, मैंने सुना है कि 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 MP लोकसभा में चुनकर आए थे। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता और आरएसएस के कुछ नेता, इन्होंने मिलकर उस पर बहुत समय मंथन किया। अपनी कमियां क्या है, खामियां क्या है, वीकनेस क्या है, ये ढूंढने की कोशिश की, ढूंढ निकाला क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। ऑल इंडिया नहीं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक मंथन होगा। और उसके बाद एक तय किया गया
कि जो जनता कांग्रेस को हटाना चाहती है, उसको अगर हम इकट्ठा करने की कोशिश करें तो हम ऑल इंडिया पार्टी और कांग्रेस के लिए अल्टरनेटिव बन सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, बीजेपी ने यह तय कर लिया था 85 में कि हमें जो 77 की जनता पार्टी है, जो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जो जनमानस बनाया था, जो जनमानस कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुआ था, वो जो विरासत है, जनता पार्टी की विरासत है, एंटी कांग्रेस वोटर है, उसको अपने पास लाने की कोशिश करना, यही प्लान बना था। और इसके लिए जहां बीजेपी ताकतवर थी वहां बीजेपी अकेली लड़ेगी, जहां बीजेपी ताकतवर नहीं थी वहां बाकी दोस्त दलों के साथ, मित्र दलों के साथ, दीगर कांग्रेस दलों के साथ गठबंधन करके लड़ेगी और अपनी ताकत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएगी। जहां पहले से बीजेपी शक्तिशाली है वहां अपनी शक्ति अधिक भक्कम करने की, जोरदार करने की, और जहां बिल्कुल वीक है वहां भी खड़ा होने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ होकर खड़ा करेंगे, गठबंधन करके लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो गया, गुजरात में उस वक्त जनता दल के साथ गठबंधन हो गया, बिहार में, यूपी में जनता दल, जनता पार्टी, ऐसे गठबंधन बनते रहे। लेकिन बीजेपी का टारगेट क्लियर था कि हमको सत्ता में जल्दी में गठबंधन में नहीं बैठना है, गठबंधन को सपोर्ट करेंगे लेकिन सत्ता से अलग बैठेंगे। 89 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल बना तो बीजेपी उसके कई राज्यों में उसके साथ थी, कई राज्यों में साथ में नहीं थी, और सरकार बनी तो बीजेपी और सीपीएम सत्ता से बाहर बैठी थी, सत्ता को सपोर्ट कर रही थी। तो आइडिया क्लियर थी, लोगों के दिमाग में एक आइडिया भर देना कि राजनीति किसी भी लाइन पर आगे चली जाए, बीजेपी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहेगी, बीजेपी कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। अब बात यह थी कि बीजेपी ने उस समय तक जिन 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 दलों से हाथ मिलाया था, जिन पार्टियों से गठबंधन किया था, वो हर पार्टी एंटी कांग्रेस बनकर ही खड़ी हुई। जैसे बीजेपी कांग्रेस के विरोधी पार्टी, कांग्रेस का विपक्ष बनकर हर जगह खड़ी होने की कोशिश करती थी, वैसे ही जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, हर कोई पार्टी बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आज भी हमें जो दिखाई देती है क्षेत्रीय पार्टियां वगैरह, उसमें से बहुत सारी पार्टियां एंटी कांग्रेस पार्टियां हैं। उनको जो स्पेस मिला वो हमेशा एंटी कांग्रेस वोटर का स्पेस मिला है। अगर वही पार्टियां कांग्रेस से हाथ मिलाने लगेगी तो उनके पास जो एंटी कांग्रेस वोटर है वो दूसरा कोई एंटी कांग्रेस पार्टी का शोध करेगा और वहां चला जाएगा। बीजेपी बढ़ती गई क्योंकि बीजेपी ने ये टारगेट किया था कि हमें एंटी कांग्रेस वोटर इकट्ठा लाना है। और 84 से लेकर 14 तक, दो 1984 से 2014 तक बीच के जो 30 साल है, बीजेपी एक लाइन पर काम कर रही थी कि हमें एंटी कांग्रेस फोर्स बनना है, और जिस जिसको कांग्रेस सत्ता में नहीं चाहिए बस वो हमारे साथ उसको आना ही पड़े, क्योंकि हम ही अकेली एंटी कांग्रेस पार्टी है। बाकी किसी भी पार्टी के पास जाओ वो कांग्रेस की बी पार्टी है, बी टीम है। ये तो लगातार 30 साल बीजेपी प्रूव करते रही कि बीजेपी छोड़कर बाकी हर एक पार्टी सत्ता की लोभ में कांग्रेस की बी टीम बन जाती है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे जैसे सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ चली जाएगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। बस यही तरीके से बीजेपी 9-10% वोटर था, वहां से 30%, 31% पर, और आज 37% तक पहुंची है। वो पूरे के पूरे बीजेपी के वोटर है, वो एंटी कांग्रेस वोटर है।
जो आज तक पिछले 30-40 साल में अलग अलग पार्टियों में डिवाइड होते थे, विभाजित होते थे। तो इसलिए बीजेपी ने किस ढंग से खुद को ऑल इंडिया नेशनल पार्टी बनाया, वो समझना पड़ेगा। सिर्फ दूसरी पार्टी का वोटर लाया या दूसरी पार्टी के नेता खा गए, ये जरूरी नहीं है। बीजेपी ने वोटर को एक गारंटी दे दी, सबसे बड़ी गारंटी, कि हम हमेशा के लिए कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे। ये गारंटी उद्धव ठाकरे दे सकते हैं क्या? ये गारंटी शरद पवार दे सकते हैं क्या? ये गारंटी लालू प्रसाद दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और इसीलिए बीजेपी जैसे बढ़ती गए तो एक एक करके अलग अलग राज्यों की जो एंटी कांग्रेस पार्टियां थी, उनका स्पेस बीजेपी को मिलते गया। यानी बीजेपी ने 84 में एक बात तय की, 84-85 में, कि हमको एंटी कांग्रेस वोटर एकजुट करके अपने पीछे लाना है। तो आज अगर बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी बनी है और बीजेपी के खिलाफ किसी को ऑल इंडिया ताकत बन के उभरना है, तो उसको एक तय करना पड़ेगा, सिर्फ गठबंधन बनाने से उस चुनाव के लिए जो कुछ होना है होता है, लेकिन ऑल इंडिया पॉलिसी नहीं बन सकती। और इसलिए जो पार्टी है जो बीजेपी को अल्टरनेटिव बनना चाहती है, भले वो कांग्रेस हो या और कोई हो, कांग्रेस तो अभी नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं चलानी है, गांधी परिवार का क्या बोलते हैं महिमा मंडन करना है, पार्टी विचारधारा वगैरह नहीं है। तो दूसरी कोई पार्टी, अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, लालू की क्या बोलते हैं उसको आरजेडी हो, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस हो, या शरद पवार की एनसीपी हो, वो अगर ईमानदारी से बीजेपी के लिए अल्टरनेटिव यानी पर्यायवाची पार्टी बनना चाहते, तो उनको एक काम करना पड़ेगा, हम बाकी किससे भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन हम सत्ता के लिए भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते जो जो एंटी बीजेपी वोटर है, वो पोलराइज होके उस पार्टी के पीछे आ जाएगा। जैसे पिछले 30-35 साल में आहिस्ते आहिस्ते करके धीरे धीरे से पूरे देश का एंटी कांग्रेस वोटर बीजेपी के पास पोलराइज होते गया, उसी ढंग से जो एक पार्टी 10-15-20 साल का एक प्लान बनाकर एंटी बीजेपी वोटर जुटाने की कोशिश करेगा, वही बीजेपी के लिए ऑल इंडिया अल्टरनेटिव बन सकता है। मायावती हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको जल्दबाजी में सत्ता का हव्यास नहीं करना चाहिए, सत्ता की लालच में बहकना नहीं चाहिए। जैसे बीजेपी 30 साल सत्ता के लिए, देखो आप देखो 1990 में गुजरात के चिमनभाई पटेल, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह, या बिहार के लालू प्रसाद यादव, ऐसे जो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई समस्तीपुर में, उसमें गुस्सा होकर बीजेपी ने जनता दल से सपोर्ट विड्रॉ किया। जैसे वीपी सिंह का सपोर्ट विड्रॉ किया, वैसा ही लालू, मुलायम सिंह और चिमन भाई पटेल का सपोर्ट विड्रॉ किया। तो उनकी सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से बची थी। तो मुलायम, लालू या चिमन भाई पटेल सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता वहां एंटी कांग्रेस जो बेस था, लालू का हो, मुलायम का हो, या चिमन भाई पटेल की जनता दल का हो गुजरात में, वो पूरा बेस आहिस्ते आहिस्ते खिसकते खिसकते बीजेपी के पास चला गया। मुलायम का हो यानी जनता दल का पूरा बेस, हम अभी अभी देख सकते हैं देवे गौड़ा जनता दल के थे, जनता दल के प्रधानमंत्री बने, उनका भी बेस बीजेपी के पास चला गया। तो जो बात 30-35 साल का प्लान बनाकर बीजेपी ने की है, तो बीजेपी के खिलाफ वही प्लान काम कर सकता है।
कांग्रेस से ये बात होगी नहीं। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में है तब तक होगी नहीं। और इसलिए जो कोई बीजेपी को अल्टरनेटिव बनना चाहता है, ऐसा नेता या उसकी पार्टी को अगले 15-20 साल के लिए, कम से कम 3-4 चुनाव के लिए, हर राज्य में एंटी बीजेपी होकर डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। शायद केजरीवाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि हम बीजेपी से किसी भी कारण हाथ नहीं मिलाएंगे। किसी एक पार्टी को, जैसे 30-35-40 साल पहले बीजेपी ने तय किया कि हम ही ऑल इंडिया कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनेंगे, उसी ढंग से इंडी गठबंधन में जो जो कोई बीजेपी के विरोधी दल है, उसमें से किसी के एक को तय करना पड़ेगा कि अगले 10-15 साल में हम बीजेपी को अल्टरनेटिव बनेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। जल्दबाजी में नहीं, 10-15 साल लगे, हम बीजेपी का अल्टरनेटिव बनेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो जो वोटर है उसको इकट्ठा करेंगे, जुटाएंगे। हो सकता है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ऐसी सोच अगर किसी के हो तो वो कर सकता है, नहीं तो 15-20-25-50 साल बीजेपी को हराना मुश्किल है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।